ब्रिटिश रूल के अंडर में राजा, पीजेंट्स, नवाब, ट्राइबल ये सब लोगों की लाइफ तो अफेक्ट हुई थी, लेकिन उन यूथ का क्या, उनकी भी लाइफ अफेक्ट हुई थी। तो इस चैप्टर में उसी को बहुत अच्छे से समझाया गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। ब्रिटिश सिर्फ लैंड और मनी नहीं चाहते थे, उसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि वो इंडियन को सिविलाइज बनाएंगे। वो बिलीव करते थे कि वो उनकी ड्यूटी है कि वो इंडियन कस्टम, वैल्यूज़ और थिंकिंग को चेंज करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने सोचा, एम किया कि इंडियंस को एजुकेट करेंगे ताकि वो उनके लिए गुड सब्जेक्ट की तरह बने, यानी कि उनके लिए लॉयल रहे और ओबीडियंट रहे। लेकिन इसमें भी बहुत सारी डिबेट्स चली थी, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। दे वांटेड टू एजुकेट इंडियंस श्योरली, बट वो ऐसा चाहते थे कि इंडियंस को इस तरीके से एजुकेट किया जाए कि वो विलिंगली ब्रिटिश रूल को फॉलो करे और वो हेल्प करे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो कंट्री को और अच्छे से ईजिली रन कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो ब्रिटिश थे वो ये चाहते थे कि एजुकेशन में चेंज ना हो, इंडियंस की बिलीव है वो चेंज ना हो, इंडियन पहले जैसे लर्न करते थे वो वैसे ही अपनी लैंग्वेज और ट्रेडिशन में लर्न करे। लेकिन जो अदर्स ब्रिटिश थे वो चाहते थे, कुछ और भी चाहते थे कि वो इंग्लिश पढ़ाए, वेस्टर्न आइडियाज़ लाए। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट ओपिनियन, तो ये जो डिबेट्स है ना वो बहुत ईयर तक कंटिन्यू रहा है, क्योंकि जो डिबेट है उसका कोई पर्पस नहीं मिल रहा था, पता नहीं चल रहा था कि किस मेथड से इंडियंस को एजुकेट किया जाएगा। ब्रिटिश के पास ना खुद के आइडियाज़ थे, प्लान्स थे, बिलीव्स थे कि एजुकेशन इंडिया में कैसा होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं कि ब्रिटिश क्या सोचते थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की स्प्रेड करने के लिए एजुकेशन के अक्रॉस द कंट्री। तो बहुत सारे आइडियाज़ जो हमारे लिए अभी नॉर्मल है हमारी एजुकेशन में, एक्चुअली वो कब चालू हुए थे, ब्रिटिश रूल के ही टाइम से चालू हो गए थे। तो हम इसमें ये भी देखने वाले कि इंडियंस ने कैसे उस पॉलिसीज़ पे रिस्पॉन्स किया था, और ओवर द टाइम्स इंडियंस ने खुद ही क्वेश्चन चालू कर दिया था ब्रिटिश के मेथड के लिए, और अपने आइडियाज़ डेवलप करना चालू कर दिए थे कि एजुकेशन इंडिया में किस तरीके का ट्रूली होना चाहिए। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म 1783 में विलियम जॉन्स नाम के जज जो है वो कोलकाता आते हैं। वो एक स्कॉलर थे जो कि बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, जैसे कि ग्रीक, लैटिन, फ्रांस, अरेबिक, पर्शियन एंड लेटर संस्कृत। तो उन्होंने ना एशियन बुक को पढ़ रखा था, जिसमें कि लॉ, रिलीजन, फिलोसफी, साइंस, मेडिसिन ये सारे थे, ताकि वो इंडियन पास को अच्छे से समझ पाएंगे। विलियम जॉन्स और उनके साथ हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हैलहेड, इन्होंने ट्राई किया कि ये इंडियन के जो एशियन कल्चर और नॉलेज है ना उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो उन्होंने स्टैब्लिश किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और उन्होंने जर्नल स्टार्ट किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था एशियाटिक रिसर्च। वहाँ पे वो अपने स्टडी को पब्लिश किया करते थे। ये लोग ओरिएंटलिस्ट थे। अब ये कौन होते हैं? वो पर्सन जो कि स्टडी कर सकते कोई भी कंट्री का लैंग्वेज या फिर हिस्ट्री या फिर कल्चर। तो वो लोग ना डीपली रिस्पेक्ट करते थे एशियन इंडियन सिविलाइजेशन को, और वो ये बिलीव करते थे कि जो इंडिया की ग्रेटनेस है ना वो उसके एशियन पास्ट में ही लाई करती है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर इंडिया को अच्छे से समझना है, ट्रूली समझना है, तो जिसको भी समझना होगा ना उसे स्टडी करना पड़ेगा ओल्ड संस्कृत को और पर्शियन टेक्स्ट को। वो ये भी बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश है ना वो हेल्प कर सकते हैं इंडियन कल्चर को और रिबर्थ करवाने में, वो उनके प्रोटेक्टर्स भी बन सकते हैं। कुछ ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट के इस व्यू के साथ में अग्री करते थे, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया था इंडियन स्टाइल एजुकेशन को। तो उन्होंने स्टैब्लिश करवाया था मदरसा कलकत्ता में 1781 में, जहाँ पे वो अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को पढ़ाया करते थे। हिंदू कॉलेज बनारस ये भी स्टैब्लिश हुआ था बनारस में 1971 में, जहाँ वो संस्कृत पढ़ाया करते थे। उनका मानना ये था कि इंडियन को अगर उनके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा तो वो ब्रिटिश रूल को और भी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखेंगे। लेकिन इसमें इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया था। सब नहीं चाहते थे कि इंडियंस उनके ही ट्रेडिशनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। कुछ ऑफिशियल इसका क्रिटिसाइज़ करते थे, ये आइडिया को क्रिटिसाइज़ करते थे, और बहुत सारे डिबेट्स भी होते थे कि इंडियन को लर्न करना चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन, ना कि एशियन इंडियन नॉलेज। अब हम अपोनेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते थे ओरिएंटलिज्म को। तो अर्ली 1800 में क्या होता है, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल क्रिटिसाइज़ करना चालू कर देते हैं ओरिएंटल लर्निंग को। वो मानते हैं कि ईस्टर्न नॉलेज लाइक संस्कृत और अरेबिक स्टडी है ये फुल ऑफ मिस्टेक है, अनसाइंटिफिक है, और ये यूज़फुल भी नहीं है। वो बिलीव करते थे इस तरीके की पढ़ाई से वो सिर्फ पैसा वेस्ट करेंगे और मनी को वेस्ट करेंगे। इसमें से एक अपोनेंट जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स थे ओरिएंटल स्टडीज़ के, वो थे जेम्स मिल्स। इनका बिलीव था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और यूज़फुल हो, ना कि ऐसा कुछ जो सिर्फ इंडियन को प्लीज़ करने के लिए यूज़ किया जा रहा हो। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडियन को इस तरीके से स्टडी करवाना चाहिए ताकि वो वेस्टर्न साइंस को, टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न नॉलेज को गेन कर पाएंगे, ना कि एशियंट इंडियन पोइट्रीज़ को, रिलीजन या फिर फिलोसफी। वो उनके काम की नहीं है, वो ऐसा मानते थे। इनके बाद 1830s में थॉमस बैबिंगटन मैकॉले थे, जो कि वन ऑफ द अनदर मेजर अपोनेंट्स थे ओरिएंटल एजुकेशन का। उनका मानना ये था कि इंडियन अनसिविलाइज्ड है, उनको ज़रूरत है सिविलाइज करने की, जो कि सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। उनका मानना ये था कि एक शेल्फ जो होगा यूरोपियन लाइब्रेरी का, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा उन लाखों करोड़ों इंडियन और अरेबिक बुक से। वो ये चाहते थे कि जितने भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है उनको फ़ंड देना स्टॉप कर दिया जाए और प्रमोट किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को।
तो मैकलॉनी के इसी सजेशन को फॉलो करते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को पास किया गया, जहाँ पे इंग्लिश एक मीडियम बन गया हायर एजुकेशन का इंडिया में। फंडिंग जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को मिलती थी, जैसे कि कलकत्ता जहाँ पे मदरसा था, और बनारस संस्कृत कॉलेज, उन्हें स्टॉप कर दिया गया। इंग्लिश टेक्स्ट बुक को यूज़ करना चालू कर दिया गया स्कूल्स में। तो इससे ये मार्क होता है कि जो ऑफिशियल बिगनिंग है इंग्लिश एजुकेशन का, वो इंडिया में इस तरीके से चालू होता है। 1854 में चार्ल्स फूड, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उन्होंने एजुकेशनल डिस्पैच को इंडिया में भेजा था, जहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस थी कि इंडिया में एजुकेशन किस तरीके का होना चाहिए। इसी को वुड्स डिस्पैच बोला गया। इस डिस्पैच में फेवर किया था यूरोपियन एजुकेशन लर्निंग को इंस्टेड ऑफ ओरिएंटल लर्निंग। वहाँ पे बोला गया था, उनका मानना ये था कि यूरोपियन नॉलेज ही प्रैक्टिकल और यूज़फुल है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए। एजुकेशन उनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो कि इंडियन को मदद कर पाए ट्रेड और बिजनेस को समझने के लिए, उनको एनकरेज कर पाए डेवलप करने के लिए, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। और यूरोपियन लर्निंग है, ये एक ऐसा वे है जिससे इंडियन लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है और पीपल उनके लिए और इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। जैसे कि यूरोपियन एजुकेशन सिर्फ नॉलेज के लिए ही नहीं था, वो इस तरीके से बनाया गया था कि वो चेंज कर पाए पीपल, जो इंडियन पीपल है उनके टेस्ट को, हैबिट को, और उनको इस तरीके से बनाया जाए कि वो प्रेफर कर पाए ब्रिटिश प्रोडक्ट और उनके लाइफस्टाइल को। उनका मानना ये था कि जो यूरोपियन एजुकेशन है इज़ अ सोल वे टू इम्प्रूव इंडियंस का मॉरल कैरेक्टर, और वो लोगों को ऑनेस्ट और डिसिप्लिन बना पाएंगे। इसके अलावा ब्रिटिश को रिलायबल सिविल सर्वेंट मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जो ईस्टर्न लिटरेचर है ना, वो उन्हें वो टीच नहीं कर सकता, डिसिप्लिन और मॉडर्न वर्क स्किल वो सब वो उन्हें टीच नहीं कर सकता। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया मैनेज करने के लिए स्कूल और कॉलेज को। यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में 1857 में। और जो स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि इंडियंस न्यू पॉलिसी को फॉलो कर पाएंगे। ब्रिटिश के आने के पहले हमारे इंडियन का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके का था कि जो चिल्ड्रन थे वो लोकल स्कूल में जाते थे, जिन्हें पाठशाला भी बोलते थे। ये स्कूल बहुत छोटे होते थे, कम्युनिटी रन करती थी, या तो कभी कभी स्टार्ट किया जाता था रिच पीपल के थ्रू, या फिर जो लोकल गुरु या फिर टीचर्स होते थे वो इसे स्टार्ट करते थे। तो 1830 में विलियम एडम, जो कि स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने स्टडी किया था एजुकेशन बंगाल और बिहार में किस तरीके का है। तो उन्होंने वहाँ पे पाया कि वहाँ ओवरऑल 1 लाख पाठशाला है, जिसमें 20 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब वहाँ पे कोई फिक्स सिस्टम नहीं था, जैसे कि अभी मॉडर्न स्कूल में होता है ना, कि प्रिंटेड बुक थी, बेंचेस थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, एग्जाम्स भी नहीं होता था, और फिक्स टाइम टेबल भी नहीं था। वहाँ पे क्लासेस जो थी ना, वो कहीं पे भी ले ली जाती थी, जैसे कि ट्री के नीचे, या फिर कोई शॉप में, टेम्पल में, या फिर घर, कभी कभी तो जो गुरु या फिर टीचर होते थे उनके घर में। फीस जो थी ना वो फ्लेक्सिबल थी, मतलब कि जो रिच स्टूडेंट थे ना वो ज़्यादा पे करते थे एज़ कम्पेयर टू पुअर स्टूडेंट। टीचिंग ओरल थी, गुरु डिसाइड करते थे लेसन्स को अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, कि उन्हें किस तरीके के लेसन पढ़ाया जाना चाहिए। स्टूडेंट जो डिफरेंट लेवल के होते थे वो साथ में ही बैठकर पढ़ लिया करते थे। पाठशाला थे, उसका सिस्टम इस तरीके से अडेप्ट किया गया था जो कि लोकल लाइफ और फार्मिंग सीजन पर बेस्ड थी। मतलब कि हार्वेस्टिंग के टाइम में, जो हार्वेस्ट वाला टाइम आता है, वहाँ पे स्कूल जो है क्लोज कर दिया जाता था, ताकि जो चिल्ड्रन थे, अब पहले के जो बच्चे थे वो फील्ड्स में जाकर हेल्प करते थे अपने मम्मी पापा की, तो उस हिसाब से स्कूल को क्लोज कर दिया जाता था। और हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्ट वाला सीजन जाने के बाद क्लास को रीस्टार्ट कर दिया जाता था, ताकि वो अलाउ कर पाए कि पीजन के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें भी एजुकेशन मिल पाएगी। 1854 के पहले क्या हो रहा था, ब्रिटिश मोस्टली केयर करते थे हायर एजुकेशन को, वो इंटरफेयर नहीं करते थे पाठशाला में। लेकिन 1854 के बाद क्या होता है, ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो कंट्रोल करेंगे और इम्प्रूव करेंगे वर्नाक्युलर एजुकेशन को बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू रूल। मतलब कि जो कि मदर टंग लैंग्वेज में हो रहा हो, या फिर लोकल लैंग्वेज में जो पढ़ाई करवाई जा रही हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया पंडित को, जो कि सुपरवाइज करते थे 4 to 5 स्कूल ईच। इन पंडित का काम था कि वो इंस्पेक्ट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे टीचिंग क्वालिटी को। तो गुरुज़ को क्या करना पड़ता था, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता था, टेक्स्ट बुक यूज़ करना पड़ता था, और एनुअल एग्ज़ाम को कंडक्ट करना पड़ता था, और उन्हें अटेंडेंस रिकॉर्ड और डिसिप्लिन भी रखनी पड़ती थी। तो पाठशाला जो फॉलो करेगा न्यू रूल्स, तो उन्हें गवर्नमेंट से गिफ्ट्स भी मिलते थे, ग्रांट भी मिलते थे। लेकिन जो फॉलो नहीं करेगा उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे वो लेस इंपॉर्टेंट बनते जाएंगे। तो पहले क्या होता था, जो पुअर चिल्ड्रंस होते थे वो स्टडी कर पाते थे, क्योंकि स्कूल फ्लेक्सिबल होते थे। तो जब उन्हें छुट्टी मिलती थी हार्वेस्टिंग के लिए, तो वो वहाँ पे काम करते थे, फिर उसके बाद वो आके पढ़ लिया करते थे। लेकिन अब रेगुलर अटेंडेंस कंपलसरी था, इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। तो इसमें क्या होता था, स्टूडेंट मिस नहीं कर सकते थे स्कूल को। अगर वो मिस करेंगे तो इसे इस तरीके से देखा जाएगा कि इनडिसिप्लिन है और ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है टुवर्ड्स द एजुकेशन और स्टडीज़।
हमने ना बहुत ब्रिटिश ब्रिटिश देख लिया कि उनका क्या मानना था, वो क्या सोचते थे, उन्होंने क्या किया था। अब हम अपने यानी कि इंडियंस के बारे में जानने वाले हैं, वो क्या सोच रहे थे। तो अर्ली 19 सेंचुरी में बहुत सारे जो इंडियन थिंकर थे, उन्होंने डिस्कस करना चालू कर दिया था कि इंडिया को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटर एजुकेशन का। वो चाहते थे कि एजुकेशन है ना, वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए अक्रॉस द कंट्री। तो बहुत सारे इंडियन यूरोपियन प्रोग्रेस से इंस्पायर थे। उनका मानना ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन हेल्प कर रहा है इंडिया को मॉडर्नाइज करने में। तो उन्होंने अर्ज भी किया था ब्रिटिश से कि बहुत सारे स्कूल्स को ओपन किया जाए, कॉलेज को ओपन किया जाए, यूनिवर्सिटी को ओपन किया जाए और भी ज़्यादा एजुकेशन में स्पेंड किया जाए। लेकिन बहुत सारे इंडियंस ना इस अप्रोच से अग्री भी नहीं करते थे। इनमें से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर एक हैं। ये प्रेफर करते थे इंडियन स्टाइल एजुकेशन को। इनका मानना ये था कि इंडियन स्टाइल एजुकेशन फोकस करता है लोकल कल्चर, वैल्यूज़ और ट्रेडिशन पे रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। गांधी जी ने इंग्लिश एजुकेशन के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। महात्मा गांधी का मानना ये था कि जो ब्रिटिश एजुकेशन है ना, वो इंडियन को खुद के कल्चर के लिए फील कराती है इंफीरियर और लूज़ करवाती है प्राइड को। उससे बस वो यही सीखेंगे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सुपीरियर है, जिससे वो मेंटल स्लेवरी क्रिएट होती जाएगी। उन्होंने इसे कहा था कि ये बहुत पॉइजनस है और सीनफुल है, क्योंकि ये जो माइंड है ना, उसको एनस्लेव करती है और इंडियन को इस तरीके का बनाती है कि वो सिर्फ ब्रिटिश रूल को एडमायर करेंगे। तो गांधी जी चाहते थे कि एजुकेशन ऐसा हो जिससे वो रिस्टोर कर पाए डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और जो अपने कल्चर के प्रति प्राइड। तो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को बोला था कि वो ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज को छोड़कर प्रोटेस्ट करेंगे मेंटल स्लेवरी के लिए। तो गांधी जी ने बोला कि जो इंडियन लैंग्वेज है ना, वो मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए, ना कि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन एक ऐसा था जिससे वो खुद अपने कल्चर से दूर होते जा रहे थे और जो कॉमन पीपल जो उनके ज़मीन जो उनके साथ है, जो उनकी ज़मीन में जो उनके पास है, जैसे कि इंडिया उनकी खुद की ज़मीन है, वो खुद की ज़मीन के लोगों से दूर होते जाएंगे, वो स्ट्रेंज फील करना चालू कर देंगे। तो गांधी जी ने क्रिटिसाइज़ किया था वेस्टर्न एजुकेशन को, क्योंकि उनका मानना था वो फोकस कर रही है सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में। उनका मानना ये था कि ट्रू एजुकेशन तरीके का होना चाहिए कि उसमें इंक्लूड हो हैंडवर्क और क्राफ्ट, और तो और वो इस तरीके का वो एजुकेशन जिससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज और लाइफ स्किल को गेन कर पाएंगे। तो नेशनलिस्ट फीलिंग जो है लोगों के अंदर में वो जागने लगी थी। बहुत सारे जो इंडियन थिंकर थे वो प्रमोट कर रहे थे नेशनल एजुकेशन सिस्टम, तो खुद इंडिपेंडेंट हो ब्रिटिश कंट्रोल के और रिफ्लेक्ट करे इंडियंस के वैल्यू और ट्रेडिशन को। अगर हम कंपेयर करें करंट सिचुएशन से, तो क्या आपको नहीं लगता कि गांधी जी के कुछ कुछ पॉइंट एकदम सेम है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से सही बैठ रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे भी कमेंट करके बताओ आपको ऐसी कौन सी लाइन है जो एकदम सही लग रही है। टैगोर्स अबाउट ऑफ पीस, तो हम इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के व्यू के बारे में देखने वाले हैं। उन्होंने स्टैब्लिश किया था शांति निकेतन को 1901 में। ट्रस्ट मी, अगर आप शांति निकेतन के बारे में जानोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हमारा ड्रीम स्कूल है, जैसे हम पहले बचपन में चाहते थे। तो एज अ चाइल्ड जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे स्कूल से, जो कि वो कलकत्ता में पढ़े, तो वो कलकत्ता के स्कूल से नफ़रत करते थे और बाकी सारे स्कूल के सिस्टम से। उन्हें ऐसा लगता था कि जो स्कूल है ना, वो प्रिजन है, जो वही स्ट्रिक्ट, बोरिंग और बिना किसी फ्रीडम वाला। तो इसी एक्सपीरियंस ने हेल्प किया उनके आइडिया को शेप करने के लिए अबाउट द एजुकेशन। वो चाहते थे कि स्कूल ऐसा हो जिसमें बच्चे हैप्पी रहे, क्रिएटिव रहे और फ्री रहे। लर्निंग ऐसा होना चाहिए ना जो खुद के अंदर से है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी से है, ना कि फियर और प्रेशर से। टीचर इमेजिनेटिव होना चाहिए और हर एक बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें उन्हें समझना आना चाहिए। वो बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश स्टाइल स्कूल है, वो बच्चों के नेचुरल क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को किल करती है। टैगोर ने ना पर्पसली 100 किलोमीटर दूर कोलकाता से रूरल एरिया के पास में जहाँ पे नेचर है, वहाँ पे स्कूल बनाया था। उनका मानना ये था कि क्रिएटिव लर्निंग बेस्ट वे में तभी आती है जब वो नेचुरल इन्वायरमेंट के पास में रहे। तो शांति निकेतन को अबॉर्ड ऑफ पीस बोला गया, जहाँ पे बच्चे हारमोनी के साथ नेचर के साथ जुड़े रहकर रहते थे। तो टैगोर और गांधी जी दोनों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इंडियन स्टाइल का चाहिए था। गांधी जी ने रिजेक्ट किया था वेस्टर्न सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी को, जबकि टैगोर जी चाहते थे कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इंडियन ट्रेडिशन विथ मॉडर्न वेस्टर्न साइंस, आर्ट एंड कल्चर। तो बहुत सारे इंडियन थिंकर्स थे, उन्होंने इस पर डिबेट भी किया था कि एक ट्रू नेशनल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। कुछ चाहते थे कि ब्रिटिश सिस्टम को इम्प्रूव करा जाए और भी इंडियंस वहाँ पे इंक्लूड करवाया जाए। ऑन द अदर हैंड सम इंडियन वांटेड अ कम्प्लीटली न्यू इंडियन सिस्टम, ताकि नेशनल प्राइड और कल्चर बिल्ड हो सके। ये डिबेट ना इंडिपेंडेंस के बाद में भी कंटिन्यू चलता रहा कि एजुकेशनल सिस्टम कैसा होना चाहिए जो नेशनलिस्ट की फीलिंग दिलाए। वाओ, पाठशाला से लेकर ब्रिटिश स्कूल तक, गांधी जी के आइडिया से लेकर टैगोर के शांति निकेतन तक, वी हैव सीन हाउ एजुकेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड ओवर द centuries. If you found this journey interesting and inspiring, don't forget to like this video, share it with your friend and subscribe to the channel for more such related videos.
And also comment below which education idea inspired you the most, Gandhi Ji's, Tagore's or the British system. I know 99% लोगों का तो आंसर Tagore's का ही होगा. We would love to hear your thoughts. See you in the next video. Take care. Thank you.